नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 4 सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। नमस्ते। तो चलिए आज इस डॉक्यूमेंट को खोलकर देखते हैं इसमें क्या खास है। भारतीय संविधान, जैसा कि सोर्स कहता है, अपने आप में यूनिक है ना। अक्सर सुनते हैं कि इसमें दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें ली गई हैं, पर फिर भी इसकी अपनी एक अलग पहचान है, एक अपनी पर्सनैलिटी है। सवाल ये उठता है कि ये पर्सनैलिटी बनी कैसे, किन चीजों ने इसे शेप दिया। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये पर्सनैलिटी स्टैटिक भी नहीं है। 1949 में जो संविधान अडॉप्ट हुआ था वो आज वैसा का वैसा नहीं है। इसमें लगातार एवोल्यूशन हुआ है, खास तौर पर कई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जैसे 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74th, 97th और हालिया 101st जो जीएसटी वाला था के जरिए। इन संशोधनों ने संविधान के ओरिजिनल कैरेक्टर में काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं। हाँ, और वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाला पॉइंट तो जैसे पॉलिटी की हर डिस्कशन में आ ही जाता है। उसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सुना है, इतने सारे चेंजेस हुए थे कि लगभग संविधान का एक नया वर्जन ही लगने लगा था। एग्जाम्स के लिहाज से भी ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहना एग्जैजरेशन नहीं है। उसने संविधान के प्रियम्बल से लेकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और पार्लियामेंट के पावर्स तक कई हिस्सों में बहुत फंडामेंटल बदलाव किए थे। इमरजेंसी के दौरान आया था यह अमेंडमेंट, काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा। लेकिन फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आया, केशवानंदा भारती केस 1973। ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। केशवानंदा भारती केस, हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के अमेंडमेंट पावर पर एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, है ना। मतलब पार्लियामेंट सब कुछ बदल सकती है, पर कुछ चीजें हैं जिन्हें टच नहीं किया जा सकता। प्रिसाइसली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है आर्टिकल 368 के तहत, यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति, वो अनलिमिटेड नहीं है। पार्लियामेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे को ऑल्टर या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड रूलिंग थी। इसने एक तरह से संविधान की कोर आइडेंटिटी, उसकी आत्मा को प्रोटेक्ट किया। मतलब आप घर रेनोवेट कर सकते हैं, कमरे बदल सकते हैं, पर घर की नींव नहीं हिला सकते। इंटरेस्टिंग। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक तरह से संविधान का सेफ्टी वैल्व बन गया। चलिए अब इसकी विशेषताओं को एक एक करके समझते हैं। पहली चीज जो हमेशा स्ट्राइक करती है, हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो जैसे फैक्ट्स की किताब में पहला पॉइंट होता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है, ब्रिटिश वाला लार्जली अनरिटन है, पर हमारा वाला तो एकदम डिटेल्ड ग्रंथ है। सही बात है। साइज के मामले में ये वाकई एलिफेंटाइन है। देखिए, ओरिजिनली जब 1949 में इसे अडॉप्ट किया गया, तब इसमें एक प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स यानी भागों में बटे हुए थे और 8 स्केड्यूल्स अनुसूचियां थीं। ये अपने आप में काफी बड़ा था। और आज की स्थिति, सुना है इसमें काफी इजाफा हुआ है, जैसे घर में समय के साथ कमरे जुड़ते जाते हैं। हाँ बिल्कुल। आज की तारीख में प्रियम्बल तो है ही, आर्टिकल्स की संख्या बढ़कर लगभग 470 हो गई है जो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और स्केड्यूल्स भी 8 से बढ़कर 12 हो गए हैं। सोचिए 1951 से लेकर अब तक कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं। लगभग 20 आर्टिकल्स हटाए गए, जैसे आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी वाला। हाँ, वो वाला तो हट गया था। हाँ, और एक पूरा पार्ट वी जो पार्ट बी स्टेट से डील करता था वो हटा दिया गया। और दूसरी तरफ करीब 95 नए आर्टिकल्स, 4 नए पार्ट्स, IVA फंडामेंटल ड्यूटीज, IXA म्यूनिसिपैलिटीज, IXB कोऑपरेटिव सोसाइटीज और IVAT ट्रिब्यूनल्स जोड़े गए हैं। और 4 नए स्केड्यूल्स भी, 9th स्केड्यूल लैंड रिफॉर्म्स वैलिडेशन, 10th एंटी डिफेक्शन, 11th पंचायत्स, 12th म्यूनिसिपैलिटीज। दुनिया में किसी और संविधान में इतने प्रोविजंस नहीं मिलते। बाप रे, ये तो वाकई एक महाग्रंथ है। पर सवाल यह है कि इतना बड़ा क्यों बनाया गया? क्या जरूरत थी हर छोटी बड़ी बात संविधान में ही लिखने की? इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, सोर्स इसके पीछे 4 मुख्य कारण बताता है और ये काफी लॉजिकल लगते हैं। पहला, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, भारत की विशालता और विविधता। नॉर्थ ईस्ट की अपनी अलग जरूरतें हैं, साउथ इंडिया की अपनी, सेंट्रल इंडिया की अपनी। हाँ, मतलब इतनी भाषाएं, धर्म, कल्चर्स, लाइफस्टाइल्स। एग्जैक्टली। हर रीजन, हर कम्युनिटी की यूनिक नीड्स और एस्पिरेशंस का ध्यान रखना था।
जैसे मुंबई के बायलॉज और किसी छोटे आदिवासी गांव के कस्टमरी लॉज, दोनों रियलिटीज को अकोमोडेट करना था, तो कॉम्प्रहेंसिवनेस जरूरी हो गई। दूसरा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जबरदस्त इन्फ्लुएंस दिखता है। वो एक्ट खुद ही बहुत बल्कि था। हाँ, बहुत डिटेल था वो। और हमारे संविधान निर्माताओं के पास वो एक रेडीमेड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट की तरह था, तो स्ट्रक्चर का बड़ा हिस्सा, कई एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल सीधे वहीं से अडेप्ट कर लिए गए। ये हिस्टोरिकल लेगेसी है। तीसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए एक ही संविधान है। अच्छा, ये यूएस जैसा नहीं है जहां स्टेट्स के अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका या स्विट्जरलैंड की तरह नहीं, जहां फेडरल लेवल का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और हर स्टेट का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जब आप सेंटर और स्टेट्स दोनों के पावर्स, फंक्शंस, लिमिटेशंस सब कुछ एक ही किताब में लिखेंगे तो किताब मोटी तो होगी ही। जैसे घर में हॉस्टल की तरह हर फ्लोर के लिए अलग रूल ना होकर पूरे घर के लिए एक ही मास्टर रूल बुक हो। हाँ, समझ गया। अच्छा पॉइंट है। हाँ, जम्मू और कश्मीर 2019 तक इस मामले में एक अपवाद था। आर्टिकल 370 के तहत उसका अपना संविधान था, पर अब वो स्थिति बदल गई है जी। और चौथा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लीगल लुमिनरीज यानी वकीलों और कानून के जानकारों का डोमिनेंस था। ये बात अक्सर कही जाती है। अच्छा, लॉयर्स का दबदबा था। हाँ, और वकीलों की आदत होती है हर चीज को बिल्कुल डिटेल में बारीकी से लिखने की, ताकि इंटरप्रिटेशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, लूप होल्स कम हो। जैसे कोई वकील जब प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट बनाता है तो हर छोटी से छोटी कंडीशन लिखता है ताकि बाद में झगड़ा ना हो। बिल्कुल वही अप्रोच यहाँ भी झलकता है। अच्छा, मतलब इसमें सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस जैसे डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी नहीं, बल्कि डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी शामिल हैं। ऐसी चीजें भी जो शायद दूसरे देशों में नॉर्मल लेजिस्लेशन बनाकर या पॉलिटिकल कन्वेंशंस मतलब परंपराओं से हैंडल की जाती हैं, जैसे शायद इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस या पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स। बिल्कुल। हमारे संविधान में कई एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी कोडिफाइड हैं, जिन्हें शायद दूसरे देशों में ऑर्डिनरी लॉज या कन्वेंशंस पर छोड़ दिया जाता। ये अप्रोच स्टेबिलिटी तो देता है, पर फ्लेक्सिबिलिटी कम कर सकता है। और हाँ, जैसा हमने मेंशन किया, जम्मू एंड कश्मीर का विशेष दर्जा आर्टिकल 370 के तहत 2019 तक था। उसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 के जरिए इफेक्टिवली खत्म कर दिया गया। राइट, और उसी ऑर्डर के बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भी आया था, जिसने स्टेट को बाइफरकेट कर दिया। हाँ, उस एक्ट ने अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया। एक जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें अपनी विधानसभा होगी जैसे दिल्ली या पुडुचेरी, और दूसरा लद्दाख, जो बिना विधानसभा के होगा, सीधे सेंटर द्वारा एडमिनिस्टर्ड जैसे चंडीगढ़। तो अब संविधान के सारे प्रोविजंस बिना किसी स्पेशल मॉडिफिकेशन के जे.एंड.के और लद्दाख पर भी लागू होते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी विशेषता पर, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये बात भी बहुत कॉमन है कि हमने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें उधार ली हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गर्व से कहा भी था कि इसे दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को छानने, रैंसैकिंग के बाद बनाया गया है। कुछ लोग इसे क्रिटिसिज्म की तरह देखते हैं कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, पैचवर्क है। क्या ये सही है? हाँ, ये क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का जवाब था कि इसमें कुछ नया इन्वेंट करने जैसा नहीं था। गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स सदियों से इवॉल्व हुए हैं। जरूरी ये था कि भारत की जरूरतों के हिसाब से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में मौजूद थीं, उन्हें अडॉप्ट किया जाए। इसे बोरोइंग या कॉपिंग कहना शायद ठीक नहीं होगा। तो क्या कहें फिर? इंस्पिरेशन। ये इंटेलिजेंट एडेप्टेशन था। जैसे आप दुनिया भर के बेस्ट शेफ्स की रेसिपीज देखें, पर खाना अपनी रसोई और अपने स्वाद के हिसाब से बनाएं। द रियल जीनियस वॉज इन द एडेप्टेशन, taking proven global concepts but tailoring them so specifically to India's unique context that they became something entirely new. It wasn't copying, it was contextual re-engineering. ये अच्छा पर्सपेक्टिव है, contextual re-engineering। तो कहाँ-कहाँ से क्या-क्या मुख्य चीजें ली गई? सोर्स में तो लंबी लिस्ट है। हाँ, लिस्ट लंबी है, पर कुछ की एरियाज देखते हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट, जैसा पहले कहा, ढांचे का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। फेडरल स्कीम, जुडिशरी का स्ट्रक्चर, गवर्नर्स का ऑफिस, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशंस और ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वहीं से हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्केलेटन की तरह है। अच्छा,
मतलब ढांचा 1935 एक्ट से। हाँ। फिर आता है फिलोसॉफिकल पार्ट। ये संविधान की आत्मा है, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। इनका इंस्पिरेशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया बिल ऑफ राइट्स से। राइट। और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का ब्लूप्रिंट है, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। फिर है पॉलिटिकल पार्ट। सरकार कैसे चलेगी, डे टू डे गवर्नेंस कैसे होगा, इसका कोर प्रिंसिपल कैबिनेट गवर्नमेंट का सिद्धांत और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बीच का रिश्ता, जैसे मंत्री संसद के सदस्य होंगे और गवर्नमेंट पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगी। एग्जैक्टली ये काफी हद तक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। और बाकी देशों से भी स्पेसिफिक चीजें ली गईं, जैसे सोर्स में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, अब रशिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, हर जगह से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट लिया गया जो इंडियन कंडीशंस के लिए सूटेबल लगा। कनाडा से हमने लिया फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर का आइडिया, जो हमारी रियलिटी है, रेजिड्यूरी पावर्स सेंटर के पास होना और गवर्नर की नियुक्ति सेंटर द्वारा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला आइडिया कनाडा से है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट, जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग का प्रावधान। जॉइंट सिटिंग, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के वाइमा कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन, आर्टिकल 2021 को छोड़कर, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, जो बाद में 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, और प्रियम्बल में जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल का आइडियल। फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में आई थी। हाँ, फ्रांस से रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा, हेरिडिटरी नहीं, और प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियल्स। साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर, मतलब आर्टिकल 368 वाला, और राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन का तरीका। अच्छा, अमेंड प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से। और जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट, आर्टिकल 21 में। तो ये दिखाता है कि संविधान निर्माता कितने ओपन माइंडेड थे और उन्होंने दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस से सीखने में कोई हिचक नहीं दिखाई। वाकई ये तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक कस्टमाइज्ड इंडियन ब्लेंड लगता है। अब अगले फीचर पर चलते हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। संविधान बदलने के तरीके के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई किया जाता है रिजिड, कठोर, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बदलना बहुत मुश्किल है, स्पेशल प्रोसीजर्स चाहिए, और फ्लेक्सिबल, लचीला, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे ऑर्डिनरी लॉ की तरह आसानी से सिंपल मेजॉरिटी से बदला जा सकता है। हमारा वाला कैसा है? ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का बैलेंस कैसे बनता है? हमारा संविधान इन दोनों एक्सट्रीम्स का एक यूनिक सिंथेसिस, एक मिश्रण पेश करता है। न तो अमेरिकन सिस्टम की तरह इतना रिजिड कि ज़रूरत पड़ने पर बदलना मुश्किल हो जाए, नहीं ब्रिटिश सिस्टम की तरह इतना फ्लेक्सिबल कि रूलिंग पार्टी अपनी मर्जी से जब चाहे बदल दे। ये बैलेंस आर्टिकल 368 में दिए गए अमेंडमेंट प्रोसीजर्स से आता है। आर्टिकल 368 खुद दो तरह के अमेंडमेंट्स की बात करता है। दो तरह के? कौन कौन से? पहला तरीका है स्पेशल मेजॉरिटी। संविधान के ज्यादातर प्रोविजंस इसी तरीके से अमेंड होते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, में दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहला, उस हाउस की टोटल मेंबरशिप की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी 50% से ज्यादा सदस्य। ओके, टोटल मेंबर्स का 50% प्लस। हाँ, और दूसरा, वोटिंग के समय प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी। ये ऑर्डिनरी लॉ बनाने से ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है। ये मुश्किल है थोड़ा। जैसे कॉलेज में कोई बड़ा पॉलिसी चेंज करना हो तो सिर्फ मौजूद छात्रों के बहुमत से नहीं, बल्कि कुल छात्रों के बहुमत और मौजूद छात्रों के 2/3 बहुमत से पास कराना पड़े, वैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। दूसरा तरीका और भी ज्यादा रिजिड है। कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस, खासकर वो जो फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर्स, या खुद आर्टिकल 368, उन्हें अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही। ओके, वो तो चाहिए ही। साथ में कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं का रैटिफिकेशन यानी सहमति भी जरूरी है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। अच्छा, स्टेट्स का अप्रूवल भी चाहिए? हाँ, कम से कम आधे स्टेट्स का। ये प्रोसेस काफी मुश्किल है और ये सुनिश्चित करता है कि फेडरल बैलेंस को आसानी से न बदला जा सके। जैसे अगर पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के मेंटेनेंस रूल्स बदलने हो तो सिर्फ मैनेजिंग कमेटी नहीं,
आधे से ज्यादा फ्लैट ओनर्स की सहमति भी लेनी पड़े। एग्जैक्टली ये एनालॉजी सही है। और क्या कोई और भी आसान तरीका है? मतलब कुछ चीजें बदलने के लिए इतना तामझाम नहीं करना पड़ता होगा, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना हो या सिटीजनशिप रूल्स हों। हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट अक्सर मिस हो जाता है। संविधान की कई प्रोविजंस ऐसे भी हैं जिन्हें पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से यानी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरह ही अमेंड कर सकती है, जैसे नए राज्यों का गठन या उनकी बाउंड्रीज बदलना आर्टिकल 3, सिटीजनशिप एक्विजिशन या टर्मिनेशन आर्टिकल 11, या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, सैलरीज, कोरम वगैरह। अच्छा, ये सब सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि सोर्स के मुताबिक टेक्निकली ये अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 के माइल में नहीं आते। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए। ये संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, तो जरूरत के हिसाब से संविधान एडेप्ट हो सकता है, लेकिन जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उन्हें बदलना मुश्किल है। ये बैलेंस ही इसकी खूबी है। राइट, तो जरूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट भी पॉसिबल है और कोर स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड भी है। अब आते हैं एक और बहुत डिबेटेड फीचर पर, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। हम कहते हैं कि भारत एक फेडरल कंट्री है, मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, पावर्स बटी हुई हैं। इसमें फेडरेशन के सारे टिपिकल फीचर्स दिखते भी हैं, 2 सरकारें, सेंटर और स्टेट, शक्तियों का लिखित बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट इन 7th शेड्यूल। हाँ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रेमेसी, संविधान की रिजिडिटी कुछ मामलों में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाइकैमरलिज्म, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, ये सब तो स्टैंडर्ड फेडरल चेकलिस्ट आइटम्स लगते हैं। हाँ, ये सारे फीचर्स मौजूद हैं और इसी आधार पर भारत को फेडरल कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय संविधान में कई ऐसे स्ट्रॉन्ग फीचर्स भी हैं जो टिपिकली यूनिटरी स्टेट्स में पाए जाते हैं या जो सेंटर को स्टेट्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। इसी झुकाव को यूनिटरी बायस कहते हैं। अच्छा, ये इसे क्लासिक फेडरेशंस जैसे यूएसए या ऑस्ट्रेलिया से अलग बनाता है। अच्छा, तो क्या है ये यूनिटरी फीचर्स जो सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? सोर्समैन की पूरी लिस्ट दी है शायद। हाँ, कई हैं और ये मिलकर इंडियन फेडरलिज्म का यूनिक कैरेक्टर बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिवीजन ऑफ पावर्स में यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, लगभग 100, और ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी वगैरह भी सेंटर के पास हैं। हाँ, ये तो है। कॉन्करेंट लिस्ट लगभग 52 सब्जेक्ट्स पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, पर कॉन्फ्लिक्ट होने पर सेंटर का कानून प्रिवेल करता है। अच्छा, सेंटर की चलेगी अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो। हाँ, और रेजिडरी पावर्स मतलब जो किसी लिस्ट में नहीं है वो भी सेंटर के पास है। कनाडा की तरह यूएसए में स्टेट्स के पास है। फाइनेंशियल पावर्स में भी सेंटर का पड़रा भारी है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा हमने देखा सेंटर और स्टेट्स के लिए एक ही संविधान है। यूएसए में अलग अलग होते हैं। ये यूनिफॉर्मिटी लाता है पर स्टेट्स की ऑटोनॉमी कम करता है। सिंगल सिटीजनशिप, हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य जैसे महाराष्ट्र या तमिलनाडु के अलग से नागरिक नहीं है। यूएसए और स्विट्जरलैंड में ड्यूअल सिटीजनशिप है, ये नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है। राइट, एक ही नागरिकता। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा हमने देखा संविधान का बड़ा हिस्सा पार्लियामेंट अकेले ही सिंपल या स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकती है। स्टेट्स का रोल अमेंडमेंट प्रोसेस में लिमिटेड है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, पूरे देश के लिए सिंगल हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों को इन्फोर्स करती हैं। यूएस में फेडरल और स्टेट जुडिशरी अलग है। अच्छा, जुडिशरी भी इंटीग्रेटेड है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, पर उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी सेंटर द्वारा होती है और वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही पद पर रहता है। उसे सेंटर का एजेंट माना जाता है। हाँ, ये गवर्नर का रोल काफी डिबेटेड रहता है। बिल्कुल। ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग सेंटर करता है। कैडर कंट्रोल भी काफी हद तक सेंटर का रहता है, पर ये ऑफिसर्स सेंटर और स्टेट दोनों जगह सर्व करते हैं। ये सेंटर का कंट्रोल स्टेट्स पर बढ़ाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल्स 352, 356, 360। आपातकाल की स्थिति में तो सेंटर बहुत पावरफुल हो जाता है। नेशनल इमरजेंसी आर्ट 352 में फेडरल स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली यूनिटरी बन जाता है। हाँ, सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है। प्रेसिडेंट्स रूल आर्ट 356 में स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड या डिसॉल्व हो सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्ट 360 में सेंटर स्टेट्स के फाइनेंशियल मैटर्स पर डायरेक्शन दे सकता है। ये प्रोविजंस यूनिक हैं। वाओ,
ये लिस्ट तो काफी लंबी है, इतने सारे यूनिटरी फीचर्स, तभी शायद संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। आर्टिकल 1 तो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। ये टर्म चूज करना डेलिब्रेट था। इसका क्या मतलब निकलता है? स्टेट्स टर्म इस्तेमाल करने के पीछे दो मुख्य कारण बताए थे। एक, ये दिखाता है कि भारतीय फेडरेशन राज्यों के बीच किसी समझौते, किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, जैसा कि अमेरिकन फेडरेशन बना था, जहां स्टेट्स वॉलंटरीली साथ आए थे। भारत में स्टेट्स को क्रिएट किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। अच्छा, अग्रीमेंट से नहीं बना है। हाँ, और दूसरा और ज्यादा इम्पोर्टेंट, किसी भी राज्य को फेडरेशन से अलग होने, मतलब से सीट करने का अधिकार नहीं है। द यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल, दो द स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल। पार्लियामेंट राज्यों की बाउंड्रीज बदल सकती है, उन्हें खत्म कर सकती है। अच्छा, इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे स्टैंडर्ड फेडरेशन कहने में हिचकते हैं और अलग-अलग नामों से बुलाते हैं। सोर्स में केसी वियर, मॉरिस जोन्स, ग्रैनविल ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स के कोट्स हैं। हाँ, इसी यूनिक मिक्स की वजह से इंडियन फेडरलिज्म को डिस्क्राइब करना चैलेंजिंग रहा है। केसी वेयर, जो क्लासिक फेडरलिज्म के प्रोपोनेंट थे, उन्होंने इसे क्वाजी फेडरल, मतलब अर्धसंघीय कहा। क्वाजी फेडरल, हाँ। मॉरिस जोन्स ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा, जहां सेंटर और स्टेट्स के बीच रिसोर्सेज और पावर्स के लिए लगातार बार्गेनिंग चलती रहती है। ग्रैनविल ऑस्टिन, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे काफ़ी काम किया, ने इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद, एम्फसाइजिंग कि सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करते हैं नेशनल गोल्स अचीव करने के लिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये टर्म काफी यूज होता है आजकल। हाँ, और आइवर जेनिंग्स ने इसे फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा। ये सारे टर्म्स इसके मिले जुले कैरेक्टर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। फॉर्म में फेडरल है, पर स्पिरिट में यूनिटरी बायस साफ झलकता है। जैसे एक जॉइंट फैमिली में सदस्य अपनी अपनी जगह ऑटोनोमस होते हैं, पर डिसीजंस में अक्सर घर के मुखिया की चलती है। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही बैठती है। ये एनालॉजी काफी फिटिंग है। अब आते हैं सरकार के स्वरूप पर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने सरकार चलाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस लेजिस्लेटिव यानी विधायिका और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका ऑर्गन्स के बीच के रिलेशनशिप में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल पर आधारित है। एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट से ही निकलती है और उसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। ओके, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का हिस्सा है और रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर काम करता है। एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर यानी कांग्रेस से अलग होता है, उसका मेंबर नहीं होता और उसके प्रति डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी अलग होता है। इंडियन सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जो वेस्टमिंस्टर लंदन में है पर बेस्ड है। हाँ, वेस्टमिंस्टर मॉडल। इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर स्पेसिफिकली लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। और कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि कैबिनेट यानी पीएम और सीनियर मिनिस्टर्स ही रियल एग्जीक्यूटिव पावर का न्यूक्लियस होती है, वो ही पॉलिसी डिसीजंस लेती हैं। ये सिस्टम सिर्फ सेंटर पर ही नहीं, स्टेट्स में भी अपनाया गया है। गवर्नर, सीएम, स्टेट लेजिस्लेटर। तो इसके की फीचर्स क्या हैं जो इंडियन कंटेक्स्ट में दिखते हैं? प्रैक्टिकल लेवल पर यह सिस्टम कैसे काम करता है? मेन फीचर्स जैसा सोर्स बताता है ये है: ए, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ स्टेट है, पर वो नॉमिनल या सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव है, जैसे ब्रिटिश मोनार्क। नाम मात्र के प्रमुख। हाँ, असली एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट के पास। स्टेट्स में गवर्नर नॉमिनल हेड है और सीएम रियल एग्जीक्यूटिव। बी, मेजॉरिटी पार्टी रूल। जिस पॉलिटिकल पार्टी या कोalition को लोकसभा में मेजॉरिटी सीट्स मिलती हैं, वो ही सरकार बनाती है। प्रेसिडेंट उसी पार्टी के लीडर को पीएम अपॉइंट करते हैं। जैसे स्कूल इलेक्शन में जिस ग्रुप को ज्यादा वोट्स मिलते हैं, उसी का हेड प्रीफेक्ट बनता है। सिंपल, मेजॉरिटी विंस। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेडरॉक प्रिंसिपल है। आर्टिकल 75 में है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक टीम की तरह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए या किसी इंपॉर्टेंट इशू पर सरकार हार जाए,
तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है। दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। हाँ, एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। मिनिस्टर्स पब्लिक में गवर्नमेंट पॉलिसी को डिफेंड करते हैं, भले ही कैबिनेट मीटिंग में उनका ओपिनियन अलग रहा हो। डी, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। सभी मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना अनिवार्य है। अच्छा, मंत्री को MP या MLA होना ही पड़ेगा? हाँ, अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय सदस्य नहीं है, जैसे कोई एक्सपर्ट बाहर से लाया गया हो, तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है, इलेक्शन जीतकर या नॉमिनेट होकर। ये इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही हिस्सा रहे। ई, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। सरकार का नेतृत्व PM सेंटर में या CM स्टेट में करते हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स प्रिसाइड करते हैं, डिपार्टमेंट्स एलोकेट करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डायरेक्शन देते हैं। F, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव मतलब PM CM की सलाह पर प्रेसिडेंट गवर्नर के पास लोअर हाउस लोकसभा असेंबली को उसके टर्म पूरा होने से पहले डिसॉल्व करने की शक्ति होती है। अच्छा, सरकार हाउस डिसॉल्व भी कर सकती है? हाँ, ये प्रेसिडेंट को एक तरह से लोगों के पास वापस जाने का ऑप्शन देता है। अगर गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो रहा हो या फ्रेश मैंडेट की जरूरत हो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर का टर्म फिक्स्ड होता है। ये सब तो ब्रिटिश सिस्टम जैसा ही लगता है काफी हद तक। पर क्या ये बिल्कुल कार्बन कॉपी है या कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं इंडिया और ब्रिटेन के सिस्टम में? नहीं, कार्बन कॉपी बिल्कुल नहीं है। सिमिलैरिटीज है पर फंडामेंटल डिफरेंसेस भी हैं। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वर्सेस लिमिटेड पावर्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट लीगली सॉवरन है, वो कोई भी कानून बना सकती है और कोई कोर्ट उसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग बट मेक अ वुमन अ मैन एंड अ मैन अ वुमन, कहा जाता है। हाँ, ये सुना है। इंडियन पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है। हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, जुडिशियल रिव्यू है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। तो हमारी पार्लियामेंट लिमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन से। हाँ, रिपब्लिक वर्सेस मोनार्की। भारत एक रिपब्लिक है। हमारा हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, इनडायरेक्टली ही सही, उसका टर्म फिक्स्ड होता है। ब्रिटेन में मोनार्की है, हेड ऑफ स्टेट किंग या क्वीन हेरिडिटरी यानी वंशानुगत होता है, लाइफ लॉन्ग पद पर रहता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। राइट। और आजकल पॉलिटिकल कमेंट्री में एक टर्म और सुनने को मिलता है, प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट। क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम और PM सेंट्रिक होता जा रहा है? हाँ, ये ऑब्जर्वेशन काफी हद तक सही है और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ब्रिटेन और दूसरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के लिए भी कहा जाता है। थ्योरेटिकली तो ये कैबिनेट गवर्नमेंट है जहां कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, पर प्रैक्टिकली पिछले कुछ दशकों में प्राइम मिनिस्टर का रोल, उनकी पावर, पर्सनालिटी और इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसे प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट कहने लगे हैं। अच्छा, मतलब PM ज्यादा पावरफुल हो गए हैं? ऐसा लगता है कि कैबिनेट की कलेक्टिव फंक्शनिंग कम हो गई है और पावर PMO यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कॉन्सेंट्रेट हो गई है। मीडिया फोकस भी PM पर ज्यादा रहता है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक एवोल्यूशन या कहें डिस्टॉर्शन है जिस पे डिबेट चलती रहती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब एक और फीचर पे आते हैं जहां इंडिया ने अपना यूनिक बैलेंस बनाने की कोशिश की है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये सुनने में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। एक तरफ ब्रिटिश मॉडल है जहां पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। दूसरी तरफ अमेरिकन मॉडल है जहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और उसे इंटरप्रेट करने की फाइनल पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो उसे बहुत पावरफुल बनाती है। जुडिशियल सुप्रीमेसी। हाँ, भारत ने इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता कैसे चुना? भारत ने यहाँ भी एक मिडिल पाथ, एक सिंथेसिस यानी समन्वय या बैलेंस बनाने की कोशिश की है। हमने ना तो ब्रिटिश सिस्टम की तरह पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी दी है, ना ही अमेरिकन सिस्टम की तरह जुडिशरी को एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी। हमारा सिस्टम इन दोनों के बीच में है। ये बैलेंस दिखता कैसे है? मतलब पार्लियामेंट की पावर कहां तक है और जुडिशरी की कहां तक? और ये US सिस्टम से डिफरेंट कैसे है? आपने पहले प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जिक्र किया था। एग्जैक्टली, वो डिफरेंस यहाँ रेलेवेंट है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि अमेरिकन कोर्ट्स न सिर्फ ये देख सकती हैं कि कानून बनाते समय प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं,
प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस, हाँ, प्रोसीजर सही था या नहीं। बल्कि ये भी देख सकती हैं कि कानून खुद फेयर, जस्ट और रीजनेबल है या नहीं, सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस। इससे अमेरिकन जुडिशरी को बहुत वाइड पावर मिलती है लॉज को स्ट्राइक डाउन करने की, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में ओरिजिनली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फ्रेज इस्तेमाल किया गया था, जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड था। अच्छा, जापान से लिया था ये फ्रेज। हाँ, इसका नैरो इंटरप्रिटेशन ये था कि कोर्ट सिर्फ ये देखेगी कि कानून बनाने की प्रोसीजर सही ढंग से फॉलो हुई है या नहीं। कानून अच्छा है या बुरा, रीजनेबल है या आर्बिट्रेरी, ये देखना कोर्ट का काम नहीं था, ये लेजिस्लेचर का डोमेन था। इससे पार्लियामेंट की पावर ज्यादा लगती थी। लेकिन क्या ये इंटरप्रिटेशन अभी भी वैलिड है? मेनका गांधी केस 1978 ने तो इसे बदल दिया था ना। अच्छा, कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर सिर्फ फॉर्मली करेक्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल भी होनी चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो अब प्रोसीजर फेयर भी होनी चाहिए। इफेक्टिवली इसने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को काफी हद तक अमेरिकन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के करीब ला दिया है, कम से कम लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के मामले में। तो अब इंडियन कोर्ट्स भी कानून की फेयरनेस और रीजनेबिलिटी को एग्जामिन कर सकती हैं। तो फिर बैलेंस कैसे बनता है? पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे काम करते हैं? संतुलन इस तरह से बनता है। जुडिशियल रिव्यू पावर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रिव्यू कर सकते हैं। हाँ, कानून को जांच सकते हैं। और अगर वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन, खासकर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक और वॉइड यानी शून्य घोषित कर सकते हैं। ये जुडिशरी का चेक है पार्लियामेंट पर, पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। हाँ, संविधान बदलने की शक्ति। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि किसी कोर्ट जजमेंट से दिक्कत हो रही है या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की जरूरत है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े हिस्से को अमेंड कर सकती है। ये पार्लियामेंट का चेक है जुडिशरी पर, इनडायरेक्टली। तो दोनों इंस्टीट्यूशंस अपनी अपनी लिमिट्स में काम करते हैं और एक दूसरे पर चेक रखते हैं। ये एक डेलिकेट बैलेंस है। जैसे क्रिकेट में अंपायर रूल्स के हिसाब से फैसला देता है, पर रूल्स बनाने वाली बॉडी पार्लियामेंट जरूरत पड़ने पर रूल्स में बदलाव कर सकती है, जब तक कि खेल का फंडामेंटल नेचर यानी बेसिक स्ट्रक्चर ना बदल जाए। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। ये क्रिकेट वाली एनालॉजी समझने में आसान बनाती है। अब आज की चर्चा के आखिरी फीचर पर आते हैं, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भारत का जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत भी है और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र भी। पहले इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? ये अमेरिकन सिस्टम से कैसे अलग है? इंटीग्रेटेड का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक सिंगल यूनिफाइड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, जो सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को एडमिनिस्टर करता है। हायरार्की है, सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके नीचे स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स के अधीन सबऑर्डिनेट जुडिशरी जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मुंसिफ कोर्ट्स वगैरह। मतलब एक ही सिस्टम पूरे देश के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। यूएसए में ऐसा नहीं है। वहाँ डुअल पॉलिटी के साथ डुअल कोर्ट सिस्टम है। फेडरल जुडिशरी है जो फेडरल लॉज को डील करती है, और हर स्टेट की अपनी जुडिशरी है जो स्टेट लॉज को डील करती है। हमारे यहाँ ऐसा सेपरेशन नहीं है। ये इंटीग्रेशन यूनिफॉर्मिटी लाता है। और इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के एपेक्स पर बैठा है। इसके मल्टीपल रोल्स हैं। ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। हाई कोर्ट्स के सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों के फैसलों के खिलाफ अपील यहाँ सुनी जाती है। ये गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। कोई भी नागरिक जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हों, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाँ, जिसे अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल कहा था। बिल्कुल, ये गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की इंटरप्रिटेशन का फाइनल अथॉरिटी है। ये फेडरल कोर्ट भी है। सेंटर और स्टेट्स के बीच या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ये तो डेमोक्रेसी के लिए काफी जरूरी है, ताकि जजेस बिना किसी डर या फेवर के फैसले दे सकें। कॉन्स्टिट्यूशन इसे कैसे इंश्योर करता है? हाँ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का कॉर्नरस्टोन है। बिना इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस हो जाएंगे। इसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई डिटेल प्रोविजंस किए गए हैं।
सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। उन्हें हटाने का प्रोसेस इम्पीचमेंट जैसा बहुत कठिन है। केवल प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास होने पर ही हटाया जा सकता है। और आज तक कोई हटा नहीं है शायद इस प्रोसेस से। हाँ, आज तक कोई SC जज इस प्रोसेस से हटा नहीं है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। नियुक्ति के बाद जजेस के सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस में उनके लिए डिसएडवांटेजेस बदलाव नहीं किए जा सकते सिवाय फाइनेंशियल इमरजेंसी के। एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड। सुप्रीम कोर्ट और काफी हद तक हाई कोर्ट्स के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, जजेस की सैलरीज वगैरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट पर चार्ज्ड होते हैं। मतलब पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती इन पर। हाँ, वोटिंग नहीं होती। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनी रहती है। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। सिवाय इम्पीचमेंट मोशन के दौरान पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में जजेस के अपने ऑफिशियल ड्यूटीज के डिस्चार्ज में किए गए कंडक्ट पर डिस्कशन नहीं हो सकती। ये उन्हें पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म से बचाता है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद भारत में किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस यानी वकालत नहीं कर सकते। हाई कोर्ट जजेस पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, ये इसलिए ताकि वो फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए करंट जजमेंट्स में कॉम्प्रोमाइज ना करें। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास अपनी अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने की शक्ति है। ये उनकी अथॉरिटी और डिग्निटी बनाए रखने के लिए जरूरी है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। संविधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 50 में स्टेट को निर्देश देता है कि वो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखने के लिए कदम उठाएगा। CRPC में काफी हद तक ये सेपरेशन इम्प्लीमेंट भी हुआ है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में भी कोलेजियम सिस्टम, दो कंट्रोवर्शियल, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म माना जाता है। कोलेजियम सिस्टम। ये सारे प्रोविजंस मिलकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं ताकि वो बिना किसी बाहरी दबाव या प्रभाव के संविधान और कानून की रक्षा कर सकें। जैसे एक यूनिवर्सिटी एग्जाम सिस्टम में एग्जामिनर का पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना जरूरी है फेयर रिजल्ट्स के लिए, वैसे ही डेमोक्रेसी में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है जस्टिस के लिए। बिल्कुल सही। वाह, तो ये थी भारतीय संविधान की कुछ शुरुआती लेकिन बेहद फाउंडेशनल विशेषताएं। इसका विशाल आकार और विस्तार, ये दुनिया भर से सोच समझकर ली गई प्रेरणा, जरूरत के हिसाब से बदलने की क्षमता लेकिन मूल सिद्धांतों की मजबूती, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, संघीय ढांचा होते हुए भी एक मजबूत केंद्र की तरफ झुकाव, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। हाँ, और सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों के बीच एक संतुलन, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, और एक एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हाँ, और हर विशेषता अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। इसके पीछे हमारा इतिहास, समाज और निर्माताओं की विजन का रिफ्लेक्शन है। ये विशेषताएं सिर्फ एकेडमिक पॉइंट्स नहीं है, ये हमारे देश के गवर्नेंस की डे टू डे रियलिटी, उसकी चैलेंजेस और उसकी स्ट्रेंथ्स को शेप करती हैं। बिल्कुल। इन्हें समझना भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए फंडामेंटल है। बिल्कुल। अभी तो इस चैप्टर में और भी कई विशेषताएं हैं जिन पर बात करनी है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, DSPP, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेक्युलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, 3-tier गवर्नमेंट। लगता है डिस्कशन काफी लंबी चलेगी। खैर, वो अगली चर्चा के लिए रखते हैं। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब संविधान की कुछ और विशेषताओं पर नजर डालते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स। या फंडामेंटल राइट्स, ये वो अधिकार है जो संविधान हम सब नागरिकों को देता है ना? हमारी आजादी, हमारी डिग्निटी की गारंटी। बिल्कुल। ये संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं और फिलहाल 6 हैं। 6 हैं अभी। हाँ, 6। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। इनके बिना डेमोक्रेसी खोखली है। हाँ, फाउंडेशन तो है ही। सोचिए, अगर सरकार या कोई और हमसे ये छीन ले तो हम कहाँ जाएंगे? सही बात है। 6 अधिकार
जैसे आजकल इतनी बात होती है इक्वालिटी की, फ्रीडम की, कौन कौन से हैं ये कोर राइट्स? हाँ, बिल्कुल। पहला है राइट टू इक्वालिटी। जी, ये आर्टिकल्स 14 से 18 तक हैं। राइट टू इक्वालिटी। हाँ, मतलब कानून के सामने सब बराबर। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। हाँ, सोचिए कॉलेज एडमिशन हो या सरकारी नौकरी, आर्टिकल 16 है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए। हाँ हाँ, आर्टिकल 16। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पुरुषों के लिए है या सिर्फ एक खास कम्युनिटी के लिए। हाँ, रिजर्वेशंस का सिस्टम है, पर वो भी इक्वालिटी लाने का ही एक टूल माना जाता है, ताकि जो हिस्टोरिकली पीछे रह गए हैं उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। सही बात है। इक्वालिटी का प्रिंसिपल तो बेस है, बिल्कुल। हालांकि इसे प्रैक्टिस में लाना कितना कॉम्प्लेक्स है वो तो हम रोज देखते ही हैं। खैर, दूसरा अधिकार, फ्रीडम वाला। हाँ, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 से 22, इसमें कई फ्रीडम्स शामिल हैं। कई सारी, जैसे बोलने और एक्सप्रेस करने की आज़ादी, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। फिर शांति से जमा होने की आज़ादी, एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आज़ादी। अरे हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की आज़ादी भी इसी में है अब। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी। हाँ, फिर देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, कहीं भी बसने की आज़ादी और कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस चुनने की आज़ादी। सोचिए, बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच के आप सोशल मीडिया पे अपनी राय कैसे रखेंगे, सरकार को क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? हाँ, बिल्कुल। या कोई नया स्टार्टअप खोलने का रिस्क वो कैसे लेंगे? हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आजकल हॉट टॉपिक है। मतलब कब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बन जाती है और कब सेंसरशिप, ये डिबेट तो चलती रहती है। अच्छा, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 और 24। एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। हाँ, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, जिसे बेगार कहते थे, हाँ, बेगार। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से हैजर्डस इंडस्ट्रीज जैसे फैक्ट्री या माइंस में काम करवाने को रोकता है। अच्छा। हम अक्सर देखते हैं ना, छोटे बच्चों को ढाबों पर या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। हाँ, दिख जाते हैं लाइदा। ये अधिकार सीधे सीधे उनके प्रोटेक्शन और उनकी ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है। बिल्कुल, बच्चों की जगह स्कूल में है, काम पर नहीं। ये बहुत बहुत जरूरी है। चौथा अधिकार शायद धर्म से जुड़ा है। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में ये तो क्रूशियल होगा। एग्जैक्टली। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 से 28 तक। धर्म की स्वतंत्रता। हर किसी को अपना धर्म मानने, मतलब प्रोफेस करने, उसके अनुसार आचरण करने, प्रैक्टिस करने और उसका प्रचार करने, प्रोपेगेट करने की पूरी आजादी है। जाहिर है, जबरदस्ती या धोखे से नहीं। हाँ, वो तो है। आप अपने त्योहार मनाइए, पूजा पाठ कीजिए, सब छूट है। साथ ही आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है। अच्छा, मतलब स्टेट न्यूट्रल रहेगा, सबको अपना फेथ फॉलो करने देगा। फेयर इनफ। पांचवा, ये माइनॉरिटीज के लिए कुछ खास करता है? हाँ, बिल्कुल। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29 एंड 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल, ये स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक, उनके हितों की रक्षा के लिए है। ओके। उन्हें अपनी डिस्टिंक्ट भाषा, लिपि मतलब स्क्रिप्ट और संस्कृति, कल्चर बनाए रखने का अधिकार है। साथ ही उन्हें अपने पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने और चलाने का भी अधिकार है। ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, आप कह सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देता है। सही बात है, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और छठा, आखिरी वाला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल कहा था, क्योंकि यही वो अधिकार है जो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुल बनाता है। मीनिंगफुल बनाता है कैसे? इसका मतलब है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों को एनफोर्स करवाने के लिए। अच्छा, सीधा सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर मुझे लगता है कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा रही है या पुलिस ने मुझे इलीगली डिटेन कर लिया है, तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हूँ। ना, ये तो बहुत पावरफुल टूल है सिटीजन के हाथ में। एक्सट्रीमली पावरफुल। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट्स भी आर्टिकल 226 के तहत एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट्स भी। कोर्ट फिर रिट्स जारी कर सकता है। ये कुछ खास तरह के ऑर्डर्स होते हैं। रिट्स, जैसे वो फिल्मों वाले नाम। हाँ, कुछ वैसे ही, जैसे हेबियस कॉर्पस, मतलब किसी को पेश करो।
मैंडेमस मतलब हम आदेश देते हैं, प्रोहिबिशन रोकना, सर्टरेरी और सूचित करो या रद्द करना, और क्वो वरेंटो मतलब किस अधिकार से। बाप रे, भारी नाम है। हाँ, नाम बड़े लीगल टर्म्स हैं, पर बेसिकली ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट या अथॉरिटी को सही एक्शन लेने या गलत एक्शन रोकने के लिए। यही मैकेनिज्म इन राइट्स को आप कह लीजिए पेपर टाइगर होने से बचाता है, असलियत में पावर देता है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, जहां तक मुझे याद है पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था। हाँ, उसका क्या हुआ? आजकल जमीन जायदाद के झगड़े तो उफ बहुत होते हैं। शार्प मेमोरी। हाँ, ओरिजिनल संविधान में 7 FRs थे। राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 के तहत एक फंडामेंटल राइट था। हाँ था। लेकिन इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से हटा दिया गया। हटाया क्यों गया? प्रॉपर्टी तो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ खास वजह रही होगी। वजह थी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। आजादी के बाद सरकार लैंड रिफॉर्म्स लागू करना चाहती थी, जमींदारी अबॉलिश करना चाहती थी, वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो पैसा कुछ ही हाथों में था उसे कम करना चाहती थी। हाँ, वो तो जरूरी था। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी इसमें क्या कहते हैं लीगल हर्डल बन रहा था। लोग बार बार कोर्ट चले जाते थे, तो बड़े पब्लिक इंटरेस्ट में इसे FR से हटाकर पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। लीगल राइट बना दिया, फंडामेंटल राइट नहीं रहा। हाँ, मतलब अब भी आपकी प्रॉपर्टी आपसे कानून के बिना नहीं छीनी जा सकती। हाँ। पर ये बाकी FRs जैसा एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं रखता। अंडरस्टूड, समझा। तो ये जो 6 अधिकार बचे हैं, क्या ये एब्सोल्यूट है? मतलब कोई लिमिट नहीं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ बिना किसी रोक टोक के? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। स्टेट इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मतलब वाजिब रोक, जैसे पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ऐसे ग्राउंड्स पर। अच्छा, काफी ग्राउंड्स है। हाँ, मतलब आपकी आज़ादी वहां तक जहां तक दूसरों की आज़ादी या देश की सिक्योरिटी खतरे में ना पड़े। एक बैलेंस बनाना होता है। ठीक है। और ये राइट्स सैक्रोसैंक्ट भी नहीं है। मतलब पार्लियामेंट इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए कर्टेल या रिपील भी कर सकती है, बदल सकती है, हटा सकती है। अच्छा, पार्लियामेंट बदल सकती है। हाँ, बशर्ते वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करे। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और इमरजेंसी के दौरान सुना है तब ये सस्पेंड हो जाते हैं। हाँ, नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो आर्टिकल 352 के तहत लगती है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। सारे के सारे? नहीं, सारे नहीं। आर्टिकल 19 वाले फ्रीडम्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, वो तो अगर इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पर लगी हो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। अच्छा। और प्रेसिडेंट बाकी FRs को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को भी सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन है। क्या? 44th अमेंडमेंट के बाद ये सेफगार्ड डाला गया कि आर्टिकल 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हाँ, जीने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये 2 अधिकार कभी सस्पेंड नहीं किए जा सकते, इमरजेंसी में भी नहीं। कभी नहीं। ये तो बहुत बहुत जरूरी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ा चेक है एग्जीक्यूटिव पावर पर। लाइफ और लिबर्टी हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। बाप रे, काफी लेयर्स हैं इसमें। तो बेसिकली FRs पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के गार्डरेल्स हैं, सिटीजन्स को स्टेट की आर्बिट्ररी पावर से बचाते हैं, पर एब्सोल्यूट नहीं है और नेशनल इंटरेस्ट में लिमिटेड किए जा सकते हैं। यही है ना मोटा मोटा? बिल्कुल, ये इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ओके। FRs के बाद आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर, यानी DPSP। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें नॉवेल फीचर कहा था। ये FRs से कैसे अलग है और इनका पर्पस क्या है? हाँ, ये संविधान के पार्ट 4 में है। देखिए, FRs जहां ज्यादातर स्टेट पर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस डालते हैं, मतलब कि स्टेट ये नहीं करेगा। हाँ, जैसे भेदभाव नहीं करेगा। एग्जैक्टली। वहीं DPSP स्टेट को पॉजिटिव डायरेक्शंस देते हैं कि स्टेट ये करने की कोशिश करेगा। अच्छा, कोशिश करेगा। हाँ, इन्हें ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में देखा जाता है। सोशलिस्टिक, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। गांधीयन, जैसे पंचायतों का गठन, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा, प्रोहिबिशन,
मतलब शराबबंदी, हाँ हाँ, गांधीवादी सिद्धांत। और लिबरल इंटेलेक्चुअल जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्री लीगल एड, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना। अच्छा, इनका मेन एम है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना और इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना। वेलफेयर स्टेट मतलब जहां सरकार सिर्फ पुलिस और कोर्ट का काम ना करे, बल्कि लोगों की भलाई, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का भी ध्यान रखे, जैसे फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, पेंशन्स वगैरह। प्रिसाइजली, बिल्कुल यही। जैसे आर्टिकल 39D समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है। हाँ, आर्टिकल 40 पंचायतों की बात करता है, जो बाद में 73rd अमेंडमेंट से रियलिटी बना। हाँ, वो तो लागू हो गया। आर्टिकल 45 बच्चों के फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता था, जो अब खैर आर्टिकल 21A के तहत FR बन गया है। हाँ, वो तो राइट टू एजुकेशन बन गया। और आर्टिकल 48A एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है। ये सब गवर्नमेंट्स के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि नीतियां बनाते वक्त किन आदर्शों को ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एफआरस की तरह जस्टिशेबल है? मतलब अगर सरकार इक्वल पे नहीं देती या एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट नहीं करती, तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई डीएसपी लागू करो? यही मेन डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशेबल हैं, उनके वायलेशन पर आप कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिशेबल हैं, आप इन्हें कोर्ट के जरिए एनफोर्स नहीं करवा सकते। नॉन जस्टिशेबल। तो फिर इनका क्या फायदा? इज दे नॉट लीगली एनफोर्सेबल, तो सरकारें इन्हें फॉलो क्यों करेंगी? ये तो बस मतलब गुड विशेस जैसी नहीं हो गई, खाली सलाह? नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 37 खुद कहता है कि ये प्रिंसिपल्स देश के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस। हाँ, और कानून बनाते समय इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना स्टेट की ड्यूटी होगी। तो ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन डालते हैं स्टेट पर। मॉरल ऑब्लिगेशन। और असली फोर्स इनके पीछे पॉलिटिकल है, पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, पब्लिक ओपिनियन। हाँ, कोई भी गवर्नमेंट इन्हें कंप्लीटली इग्नोर करके चुनाव नहीं जीत सकती। लोग हिसाब मांगते हैं, वोट की राजनीति। हाँ, वोट की चोट, ये बात तो है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अच्छा, दोनों के बीच बैलेंस। हाँ, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। FRS पॉलिटिकल राइट्स देते हैं, DPSP सोशियो इकोनॉमिक राइट्स का ब्लूप्रिंट। अच्छा, मतलब लीगल फोर्स ना सही, पॉलिटिकल और मॉरल फोर्स तो है ही। वोट की चोट, इंटरेस्टिंग बैलेंस है ये। अब राइट्स हो गए, स्टेट की प्रिंसिपल्स हो गए, सिटीजन्स की ड्यूटीज का क्या संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, नागरिकों के कर्तव्य? हाँ, हैं। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, बाद में जोड़े गए। हाँ, इन्हें इमरजेंसी के दौरान 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर। इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट, वो तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हाँ, शायद ये महसूस किया गया कि लोग राइट्स पर तो बहुत फोकस करते हैं, पर ड्यूटीज, अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। हो सकता है। बाद में 2002 में 86 अमेंडमेंट से एक और ड्यूटी, जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ी है, वो जोड़ी गई। अच्छा, कहाँ है ये ड्यूटीज संविधान में? कौन सा पार्ट? ये पार्ट IVA में है। सिर्फ एक आर्टिकल है, 51A। सिर्फ एक आर्टिकल? हाँ। और ड्यूटीज कितनी है? इसमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्टेड है। 11? क्या है ये ड्यूटीज? कुछ एग्जाम्पल्स देंगी? जरूर। जैसे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। हाँ, ये तो बेसिक है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल के नोबल आइडियल्स को चेरिश करना और फॉलो करना। भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करना। देश की एकता, देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर नेशनल सर्विस करना। नेशनल सर्विस जैसे मिलिट्री सर्विस? हाँ, जरूरत पड़ने पर आह्वान किया जा सकता है। फिर कॉमन ब्रदरहुड की भावना को प्रमोट करना, धर्म, भाषा, रीजन या सेक्शन की डाइवर्सिटी से परे जाकर, और महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विमेन्स डिग्निटी। बिल्कुल। फिर हमारी कंपोजिट कल्चर की रिच हेरिटेज को वैल्यू और प्रिजर्व करना। हाँ, हमारी मिली जुली संस्कृति। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करना, मतलब वैज्ञानिक सोच रखना। हाँ, अंधविश्वास से दूर। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और वायलेंस से दूर रहना। हाँ, ये तो बहुत लोग भूल जाते हैं लाइडर, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान। और आखिरी, जो बाद में जोड़ा गया,
6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ये पेरेंट या गार्डियन की ड्यूटी है। अच्छा, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। ये तो सब बहुत अच्छी बातें हैं, एक आइडियल सिटीजन बिहेवियर गाइड जैसा लगता है। पर क्या ये भी डीपीएसपीज की तरह नॉन जस्टिशिएबल है? मतलब अगर कोई नेशनल एंथम पर खड़ा नहीं होता या साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं करता तो उसे सजा मिलेगी क्या? हाँ, ये भी नॉन जस्टिशिएबल है। इनके वायलेशन पर कोई डायरेक्ट लीगल पनिशमेंट नहीं है, कोर्ट इन्हें इन्फोर्स नहीं करवा सकता। तो फिर ये भी मॉरल रिमाइंडर्स हुए? हाँ, ये सिटीजन्स के लिए मॉरल रिमाइंडर्स हैं कि राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। देश, समाज और साथी नागरिकों के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। हालांकि पार्लियामेंट चाहे तो किसी ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए स्पेसिफिक लॉ बना सकती है। अच्छा, कानून बना सकती है पार्लियामेंट? हाँ, जैसे नेशनल फ्लैग के रिस्पेक्ट के लिए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, बट ड्यूटीज themselves आर नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। ओके, समझा। अब आते हैं सेक्युलरिज्म पर। भारत एक सेक्युलर स्टेट है, ये हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संविधान इसे कैसे डिफाइन करता है या इंश्योर करता है? देखिए, संविधान एक्सप्लिसिटली भारत को सेक्युलर स्टेट कहता है। खासकर प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ने के बाद तो और भी साफ हो गया। हाँ, प्रियम्बल में जोड़ा गया था। पर इसका स्पिरिट, इसकी आत्मा पहले से ही संविधान के कई प्रोविजंस में मौजूद थी। अच्छा, पहले से थी। हाँ, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, स्टेट सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देगा और किसी के साथ धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। वो कौन से प्रोविजंस हैं जिनमें ये सेक्युलर स्पिरिट पहले से दिखता था? मतलब 1976 से पहले भी? कई सारे हैं। प्रियम्बल खुद लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात करता है। हाँ, प्रस्तावना में है। फिर फंडामेंटल राइट्स में देखिए, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में बराबरी। फिर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, अपना धर्म मानने, पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। अच्छा। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी खास धर्म को बढ़ाने के लिए टैक्स देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं। हाँ, ये तो बहुत क्लियर है। और आर्टिकल्स 29 एंड 30 जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। जी। उनकी भाषा, संस्कृति, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब मिलकर इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक को बनाते हैं। कमाल है, इतने सारे आर्टिकल्स। और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला आर्टिकल 44, वो भी तो सेक्युलरिज्म से जुड़ा है ना? हाँ, आर्टिकल 44 जो कि एक डीएसपी है, जैसा हमने बात की। हाँ, नॉन जस्टिशिएबल। हाँ, वो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो सभी सिटीजन्स के लिए पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता, सिक्योर करने का प्रयास करे। ये पर्सनल लॉज जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस वगैरह, इनको धर्म से अलग करके सभी के लिए एक समान बनाने की बात करता है। ये भी सेक्युलरिज्म के आइडियल से जुड़ा है, पर ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है और काफी सेंसिटिव और डिबेटेड इशू है। हाँ, वो तो है। अच्छा, क्या इंडिया का सेक्युलरिज्म वेस्टर्न मॉडल जैसा है, जैसे फ्रांस या यूएस में, जहां स्टेट और रिलीजन बिल्कुल सेपरेट है? नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, खासकर अमेरिकन, उसमें स्टेट और रिलीजन के बीच एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, दीवार है एक तरह की। उसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेगेटिव कॉन्सेप्ट? हाँ, इंडिया ने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट अपनाया है। हमारी सोसाइटी मल्टी रिलीजियस है ना? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ सर्वधर्म संभाव, मतलब इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स का प्रिंसिपल है, या सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करना। अच्छा। यहाँ स्टेट रिलीजन से कंप्लीटली डिटैच नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति न्यूट्रल रहता है और जरूरत पड़ने पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस में रिफॉर्म भी कर सकता है, जैसे अनटचेबिलिटी अबॉलिशन या सती प्रथा का अंत। हाँ, सोशल रिफॉर्म। हाँ, तो ये इंडियन सोसाइटी की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। समझा। और वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम जो ब्रिटिश इंडिया में था,
उसका क्या हुआ? संविधान ने उसे पूरी तरह अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स या धर्म के आधार पर सीट्स का रिजर्वेशन, वो सब अब नहीं है। ठीक है। हाँ, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए टेम्पररी रिजर्वेशन है सीट्स और जॉब्स में, पर वो रिलीजियस ग्राउंड्स पर नहीं है। वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस और सोशल बैकवर्डनेस को एड्रेस करने के लिए है, ताकि उन्हें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल सके। गॉट इट। अब आते हैं वोटिंग राइट्स पर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, डेमोक्रेसी की जान, ये कैसे अपनाया गया? बिल्कुल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बिना किसी हिचक के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अपनाया लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए। यूनिवर्सल मतलब हर सिटीजन, हर नागरिक जो 18 साल या उससे ज्यादा का है, उसे वोट देने का अधिकार है। ओरिजिनली ये एज 21 थी, लेकिन 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 से इसे 1989 में घटाकर 18 साल कर दिया गया। हाँ, 18 साल। और ये अधिकार रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ, मतलब किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना सबको मिला है। ये 1950 के कॉन्टेक्स्ट में तो रेवोल्यूशनरी रहा होगा, जब दुनिया के कई तथाकथित डेवलप्ड देशों ने भी महिलाओं या गरीबों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे। एब्सोल्युटली, डेफिनेटली रेवोल्यूशनरी था। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एक बहुत बोल्ड, बहुत साहसिक एक्सपेरिमेंट था। आम आदमी पर उनके फेथ को दिखाता है ये। हाँ, फेथ तो था। इसने इंडियन डेमोक्रेसी को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनाया, इक्वालिटी के प्रिंसिपल को रियल बनाया, माइनॉरिटीज को वॉइस दी, और पॉलिटिकल पावर को आप कह लीजिए एलीट क्लास से आम जनता तक पहुंचाया। सही में कमाल की बात है। नेक्स्ट, सिटीजनशिप, नागरिकता। सुना है यूएस जैसे देशों में डबल सिटीजनशिप होती है, एक फेडरल और एक उस स्टेट की जहां आप रहते हैं। इंडिया में कैसा सिस्टम है? इंडिया में डिस्पाइट बीइंग अ फेडरल कंट्री, हमारा ढांचा फेडरल है, सेंटर और स्टेट्स हैं, लेकिन नागरिकता सिर्फ एक ही है, सिंगल सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता। सिर्फ एक? मतलब चाहे कोई तमिलनाडु में पैदा हुआ हो या पंजाब में, वो सिर्फ भारतीय नागरिक है, किसी राज्य का नागरिक नहीं? एकदम सही। आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, आप पंजाबी, मराठी, बंगाली या तमिल नागरिक नहीं हैं। और इसका मतलब राइट्स भी सबके लिए सेम होंगे पूरे देश में? हाँ, थ्योरेटिकली यही मतलब है। सभी सिटीजन्स को पूरे देश में सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स एंजॉय करने का हक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी प्रमोट करने के लिए किया गया था। आप कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुछ माइनर एक्सेप्शंस छोड़कर, जैसे कुछ ट्राइबल एरियाज या जेएनके के पुराने प्रोविजंस थे। आइडियल तो बहुत अच्छा है, वन नेशन वन सिटीजनशिप, पर ग्राउंड रियलिटी में हम इतने डिविजन्स क्यों देखते हैं? कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिक क्लैशेस, ये सब क्यों है फिर? हाँ, ये एक पेनफुल पैराडॉक्स है, एक विडंबना है। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल और सोशल रियलिटी में गैप है। सिंगल सिटीजनशिप और लीगल इक्वालिटी के बावजूद ये डिवाइसिव फोर्सेस, ये विभाजनकारी ताकतें चैलेंज बनी हुई हैं। हाँ, बनी ही है। ये दिखाता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस काफी नहीं है। सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, समाज का बदलना, एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कानून अपनी जगह है, समाज को भी बदलना होगा। ट्रू, बात तो सही है। अच्छा, सरकार के 3 पिलर्स तो हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पर संविधान कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी सेटअप करता है, स्वतंत्र निकाय। ये कौन है और क्यों? हाँ, बिल्कुल। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के बुलवॉक्स, मतलब स्तंभ या प्रहरी मानी जाते हैं। संविधान ने इनकी व्यवस्था इसलिए की है ताकि ये गवर्नमेंट के या किसी और के प्रेशर के बिना काम कर सकें, निष्पक्ष होकर। कौन-कौन से हैं ये? जैसे पहला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस सुनिश्चित करता है। बहुत जरूरी। दूसरा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। इनकी रिपोर्ट्स तो आती रहती है खबरों में। हाँ, ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। ये पब्लिक पर्स का गार्डियन है, मतलब सरकारी खजाने का रक्षक, और सरकारी खर्च की लीगैलिटी और प्रोप्राइटी, मतलब वो सही है या नहीं, उस पे कमेंट करता है। ओके। और तीसरा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, हाँ, जो ऑल इंडिया सर्विसेज और हायर सेंट्रल सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करता है।
और डिसिप्लिनरी मामलों पर प्रेसिडेंट को सलाह देता है हाँ मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट के लिए। हाँ, मेरिट सिस्टम। और चौथा, हर राज्य में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC होता है हाँ। जो स्टेट सर्विसेज के लिए भर्ती करता है और गवर्नर को सलाह देता है। अच्छा, इनकी इंडिपेंडेंस, इनकी स्वतंत्रता कैसे इंश्योर की जाती है? सरकार तो इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए काफी प्रोविजंस हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब इन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इनकी सर्विस कंडीशंस फिक्स्ड होती हैं जिन्हें बाद में डिसएडवांटेजेस तरीके से बदला नहीं जा सकता। इनके खर्चे, सैलरीज, अलाउंसेस वगैरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट पर चार्ज होते हैं। मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में इन पर वोटिंग नहीं होती। अच्छा, वोटिंग नहीं होती। हाँ, ये सब इनकी ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ये बिना डरे अपना काम कर सके। ओके। अब एक थोड़ा हेवी टॉपिक, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। ये शब्द सुनते ही थोड़ा डर सा लगता है। संविधान में इनके बारे में इलैबोरेट प्रोविजंस क्यों है? देखिए, डरने वाली बात नहीं है, ये एक सेफगार्ड है। इनका एम है किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से डील करना, ताकि देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम या खुद संविधान, इन सब की रक्षा की जा सके। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कैसी? संविधान 3 तरह की इमरजेंसीज की बात करता है। 3 तरह की? हाँ, पहली नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाई जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी। दूसरी स्टेट इमरजेंसी, जिसे आमतौर पर प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। ये राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने पर, मतलब राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम ना कर पा रही हो, या आर्टिकल 365 के तहत सेंटर के डायरेक्शंस का पालन न करने पर लगाई जाती है। हाँ, प्रेसिडेंट्स रूल तो सुना है काफी। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। ये तब लगाई जाती है जब भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को खतरा हो। अच्छी बात यह है कि आज तक कभी लगाई नहीं गई है। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान होता क्या है? पावर डायनामिक्स कैसे बदलते हैं? इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत शक्तिशाली हो जाती है। स्टेट्स पूरी तरह सेंटर के कंट्रोल में आ जाते हैं। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, जो सेंटर स्टेट पावर डिवीजन है, वो बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट के ही यूनिटरी बन जाता है। मतलब सारी पावर सेंटर के पास। फेडरल से यूनिटरी, ये तो बड़ा शिफ्ट है। हाँ, सेंटर स्टेट्स को किसी भी मैटर पर डायरेक्शंस दे सकता है। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकती है। और जैसा हमने पहले बात की, फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो सकते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। वाओ। नॉर्मल टाइम्स में फेडरल, इमरजेंसी में यूनिटरी, ये भारतीय संविधान का एक यूनिक फीचर है, एक सेफ्टी वैल्व की तरह। समझा। ड्रास्टिक है पर शायद जरूरी भी। अब आते हैं गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पर। हमने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स की बात की, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का क्या? पंचायतें, म्युनिसिपैलिटीज, इनका जिक्र है संविधान में? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, ओरिजिनल संविधान में सिर्फ ड्यूअल पॉलिटी थी, मतलब 2 स्तर की सरकार, सेंटर और स्टेट्स। हाँ, 2 स्तर। लेकिन बाद में 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स ने सरकार का तीसरा स्तर, 3rd टियर, यानी लोकल गवर्नमेंट जोड़ा। अच्छा, 1992 में जोड़ा गया। हाँ, और ये दुनिया के किसी और संविधान में आमतौर पे नहीं मिलता। ये इंडिया की यूनिक इनोवेशन है। कमाल है। तो 73rd अमेंडमेंट किसके लिए था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने पंचायतों, मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट्स, गांव की सरकारों को संवैधानिक मान्यता दी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इसके लिए संविधान में नया पार्ट 9 और नया शेड्यूल 11 जोड़ा गया। इसमें ज्यादातर राज्यों में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का प्रावधान है। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। 3 टियर सिस्टम। और 74th अमेंडमेंट वो शहरों के लिए होगा? बिल्कुल। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने म्युनिसिपैलिटीज, यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता दी। शहरों के लिए? इसके लिए नया पार्ट 9A और नया शेड्यूल 12 जोड़ा गया। इसमें 3 तरह की म्युनिसिपैलिटीज का प्रावधान है। नगर पंचायत, जो गांव से शहर बन रहे ट्रांजिशनल एरिया के लिए, म्युनिसिपल काउंसिल, छोटे शहरों के लिए, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बड़े शहरों के लिए। अच्छा, नगर पंचायत, काउंसिल, कॉरपोरेशन, ये डिसेंट्रलाइजेशन को, मतलब पावर को नीचे तक ले जाने में बड़ा कदम था। बहुत बड़ा कदम, ग्रासरूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए।
इनके लिए रेगुलर इलेक्शंस, SC ST, वुमेन के लिए रिजर्वेशन, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवोल्यूशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन फंड्स के लिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव के लिए, ये सब प्रोविजंस किए गए हैं। वेरी गुड। फाइनली एक और चीज आजकल काफी सुनने में आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। क्या संविधान में इनके लिए भी कुछ खास है? हाँ है, इन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन मिला है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से। 2011 में? हाँ अच्छा, रिलेटिवली रीसेंट है। हाँ, इस अमेंडमेंट से 3 मुख्य बदलाव आए। क्या बदलाव? पहला, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना अब एक फंडामेंटल राइट बन गया है। आर्टिकल 19(1)(c) के तहत फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अच्छा, FR बन गया। हाँ। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रमोशन के लिए एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोड़ा गया, आर्टिकल 43B। DSP भी? हाँ। और तीसरा, संविधान में एक नया पार्ट 9B जोड़ा गया, जिसका टाइटल है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें आर्टिकल्स 243ZH से 243ZT तक हैं। नया पार्ट ही जोड़ दिया, पार्ट 9B। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये इंश्योर करना है कि देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, ऑटोनॉमस मतलब स्वतंत्र रूप से और इकोनॉमिकली साउंड तरीके से काम करें। उनमें मिसमैनेजमेंट ना हो, ट्रांसपेरेंसी रहे। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। हाँ, ये पार्लियामेंट को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर्स को बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, इन प्रिंसिपल्स के आधार पर। कमाल है। मतलब फंडामेंटल राइट्स से लेकर कोऑपरेटिव्स तक संविधान में कितनी गहराई और फोरसाइट है। हर पहलू को टच किया है। एक पूरा यूनिवर्स है इसमें। बिल्कुल, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो सोसाइटी की जरूरतों के साथ से इवॉल्व भी होता रहा है। सही कहा। अच्छा, तो ये तो हुई संविधान की कुछ और मुख्य विशेषताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की आलोचनाओं पर, मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। देखिए, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है और हमारा संविधान, जिसे इतने सोच विचार के बाद बनाया गया, उसकी भी कई ग्राउंड्स पर क्रिटिसिज्म हुई है। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी भी है। तो आज जरा इन्हीं आलोचनाओं की गहराई में उतरते हैं ना, समझते हैं कि ये तर्क क्या थे और उनके जवाब क्या दिए गए। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म है कि ये एक उधार का संविधान है, अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये तो बहुत सुना है, बैग ऑफ बोरोइंग्स। बिल्कुल, क्रिटिक्स का कहना है कि भाई इसमें अपना क्या है, ओरिजिनल क्या है, सब कुछ तो बाहर से उठा लिया। इसे बैग ऑफ बोरोइंग्स यानी उधार की थैली या हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक खिचड़ी संविधान भी कहा गया। हाँ, और कुछ ने तो इसे दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस का पैचवर्क यानी पैबंद कहा। ये कुछ वैसा ही है जैसे कॉलेज में असाइनमेंट के लिए अलग-अलग दोस्तों ने नोट से थोड़ा-थोड़ा कॉपी कर लिया हो। हाँ, सुनने में तो काफी कठोर लगता है, खिचड़ी या पैबंद। लगता है जैसे कोई ओरिजिनलिटी ही नहीं थी। लेकिन ये क्रिटिसिज्म अक्सर जरा कह सकते हैं अनफेयर और इलॉजिकल माना जाता है। अच्छा, अनफेयर क्यों? क्योंकि बात सिर्फ लेने की नहीं थी। संविधान बनाने वालों ने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से फीचर्स लेते समय उनमें काफी जरूरी बदलाव किए थे, मॉडिफिकेशंस किए थे। मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कोशिश की कि जो फीचर्स लिए जा रहे हैं वो इंडियन कंडीशंस यानी भारत की जो जमीनी हकीकत है, हमारी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनके हिसाब से फिट बैठें और उन सिस्टम्स की जो कमियां थीं, जो फॉल्ट्स थे, उन्हें दूर करने की भी कोशिश की गई। जैसे हम अपने हिसाब से ढाल लेते हैं इन चीजों को। बिल्कुल, जैसे कोई रेसिपी लेते हैं ऑनलाइन पर बनाते वक्त अपने मसाले डालते हैं ना, हाँ। कुछ वैसा ही। लेकिन क्रिटिक्स तो फिर भी कहते रहे कि जो बेसिक ढांचा है वो तो विदेशी ही रहा, क्या उसमें वो भारतीयता आ पाए? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है और इसी पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान सभा में बहुत विस्तार से जवाब दिया था। हाँ, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक तरह से पलटकर सवाल पूछा कि दुनिया के इतिहास में इस पॉइंट पर जब इतने सारे लिखित संविधान बन चुके हैं, पहला बने 100 साल से ज्यादा हो गए, तब आप किसी नए संविधान में बिल्कुल नया क्या ला सकते हैं? बात तो सोचने वाली है। संविधान का स्कोप क्या होना चाहिए, उसके फंडामेंटल्स क्या होनी चाहिए, ये सब तो अब तक काफी हद तक तय हो चुका था। अच्छा। दुनिया भर में एक कंसेंसस बन चुका था। अच्छा। तो जाहिर है दुनिया के अलग-अलग संविधान अपने मेन प्रोविजंस में काफी हद तक एक जैसे ही दिखेंगे। इसमें आश्चर्य कैसा?
हाँ, ये तो है। अंबेडकर जी ने जोर देकर कहा कि अगर कुछ नया हो सकता है तो वो है वो वेरिएशंस, वो बदलाव जो किसी देश की स्पेसिफिक जरूरतों को पूरा करने और दूसरे संविधानों की कमियों को दूर करने के लिए किए जाते हैं। और उन्होंने कहा कि भारत ने यही किया। बिल्कुल। उन्होंने साफ कहा कि ये आरोप लगाना कि हमने दूसरे देशों के संविधानों की बस अंधी नकल, ब्लाइंड कॉपी कर ली, ये दिखाता है कि कहने वाले ने संविधान का ठीक से गहराई से अध्ययन, इनएडिक्वेट स्टडी ही नहीं किया है। मतलब बिना पढ़े ही बोल रहे हैं। एक तरह से वही जैसे किसी जटिल थ्योरी को बिना समझे खारिज कर देना। कॉन्टेक्स्ट और न्यूआंस समझना जरूरी है। अच्छा, तो मतलब अडेप्टेशन और जरूरत पर फोकस था, ना कि सिर्फ बोरोइंग पर। चलिए अब दूसरे बड़े आरोप पर आते हैं। हाँ, अगला वाला। ये कहा जाता है कि हमारा संविधान काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कार्बन कॉपी है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा इल्जाम था। कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट, जैसे कोई पुराना प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, बस कवर पेज बदल दिया। क्रिटिक्स कहते हैं कि 1935 एक्ट के प्रोविजन सीधे सीधे उठा लिए गए, बस थोड़ा हेरफेर करके। इसीलिए इसे 1935 एक्ट की कार्बन कॉपी या 1935 एक्ट का अमेंडेड वर्जन यानी संशोधित रूप कहा गया। हाँ, कई लोगों ने ऐसा कहा। इस पर कुछ कोट्स भी हैं। एन श्रीनिवासन ने कहा कि भारतीय संविधान भाषा और सार यानी लैंग्वेज एंड सब्सटेंस दोनों में 1935 के अधिनियम की करीबी नकल है। क्लोज कॉपी। और वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, सर आइवर जेनिंग्स। हाँ, सर आइवर जेनिंग्स। उन्होंने भी कहा कि संविधान सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है और कई प्रावधान तो शब्दशाह यानी वर्ड फॉर वर्ड कॉपी हैं। कमाल है। और मजे की बात यह है कि संविधान सभा के अंदर से भी आवाज उठी। पीआर देशमुख ने कहा कि संविधान अनिवार्य रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है, जिसमें सिर्फ वयस्क मताधिकार यानी अडल्ट फ्रेंचाइज जोड़ दिया गया है। बाप रे, मतलब पूरी इमारत वही, बस एक नया दरवाजा लगा दिया। हाँ, कुछ ऐसा ही उनका कहना था। हाँ, कार्बन कॉपी का टैग भी काफी चिपकाया गया। और ये सच है कि संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यानी प्रशासनिक ब्यूरो वाला हिस्सा 1935 एक्ट से लिया गया है। तो इस पर अंबेडकर जी का क्या कहना था? उन्होंने इसे माना? हाँ, उन्होंने माना, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव अलग था। उन्होंने संविधान सभा में कहा, जहां तक इस आरोप की बात है कि ड्राफ्ट संविधान ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा पुनः प्रस्तुत रिप्रोड्यूस किया है, मैं इसके लिए कोई माफी नहीं मांगता। ओह, मतलब कोई अपॉलॉजी नहीं? बिल्कुल। उन्होंने कहा, उधार लेने में शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। इसमें कोई साहित्यिक चोरी, प्लेजियरिज्म शामिल नहीं है। संविधान के मौलिक विचारों, फंडामेंटल आइडियाज पर किसी का कोई पेटेंट अधिकार, पेटेंट राइट्स नहीं है। वाह, क्या जवाब था। मतलब अच्छे विचार कहीं से भी लो, कोई हर्ज नहीं। हाँ, उनका तर्क था कि ज्ञान पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी। क्या? उन्होंने कहा, मुझे दुख इस बात का है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए प्रावधान ज्यादातर प्रशासन के विवरण, डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझिए। उन्होंने माना कि हाँ, प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर काफी हद तक 1935 एक्ट से लिया गया है, लेकिन ये वो चीजें थी जो दशकों के अनुभव से विकसित हुई थीं। ब्रिटिश राज के तहत एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी खड़ी हो गई थी, एक सिस्टम बन गया था जो काम कर रहा था। हाँ, वो तो था ही। अब आजाद भारत को चलाने के लिए एकदम शून्य से एक नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना शायद प्रैक्टिकल नहीं होता, उसमें बहुत समय और ऊर्जा लगती। तो जो ढांचा मौजूद था उसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से अपना लेना ज्यादा समझदारी भरा कदम लगा। ये बात तो है। बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना शायद मुश्किल होता, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना। हाँ, जैसे कोई पुरानी फैक्ट्री खरीद कर उसे अपग्रेड करना, बजाय इसके कि पूरी नई फैक्ट्री जमीन से खड़ी की जाए। बस ये देखना था कि वो हमारे मकसद के लिए फिट हो। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ आया। ओके, लेट्स अनपैक द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म। ये थोड़ा और गहरा है और शायद ज्यादा सेंसिटिव भी। हाँ, कौन सा? कहा गया कि भारतीय संविधान अभारतीय या भारत विरोधी है। ओहो, ये तो बहुत संगीन आरोप है। बिल्कुल। आलोचकों का मानना था कि ये भारत की राजनीतिक परंपराओं, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, यहाँ की सोच, यहाँ की आत्मा, स्पिरिट ऑफ इंडिया को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसकी प्रकृति विदेशी है, फॉरेन नेचर है, इसलिए ये भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त या अव्यवहारिक साबित होगा। मतलब भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा ही।
जैसे आपने सूट तो बहुत महंगा सिलाया, पर वो भारतीय मौसम और माहौल के हिसाब से है ही नहीं। इस पर कोई उदाहरण या कोट है? हाँ, संविधान सभा के सदस्य के हनुमंतैया की एक टिप्पणी बहुत मशहूर है। हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हमें एक अंग्रेजी बैंड का संगीत मिला है। ओ, वीणा सुतार बनाम इंग्लिश बैंड। और उन्होंने इसकी वजह बताई कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे संविधान निर्माता उसी तरह से शिक्षित थे, मतलब जिनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई पश्चिमी ढांचे पर हुई, वो भारत की आत्मा को कैसे समझ पाते हैं। ये तो सीधा उनके बैकग्राउंड पे सवाल था। हाँ, इसी तरह एक और सदस्य लोकनाथ मिश्र ने तो इसे पश्चिम की दास्तापूर्ण नकल, स्लेविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट, बल्कि पश्चिम के प्रति दास्तापूर्ण आत्मसमर्पण, स्लेविश सरेंडर टू द वेस्ट कह दिया। स्लेविश सरेंडर, ये तो बहुत ही कड़े शब्द है। बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ नकल नहीं, गुलामी की हद तक झुक जाना। और कोई? लक्ष्मी नारायण साहू वो भी सदस्य थे। उन्होंने तो भविष्यवाणी ही कर दी थी। जिन आदर्शों पर ये मसौदा संविधान आधारित है, उनका भारत की मौलिक आत्मा, फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया से कोई प्रकट संबंध नहीं है। ये संविधान उपयुक्त साबित नहीं होगा और लागू होने के तुरंत बाद टूट जाएगा, ब्रेकडाउन। अरे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा ही नहीं, ऐसा कहा? हाँ, शुक्र है कि उनकी भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई। देखिए, ये आलोचना उस समय के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, एक वैचारिक संघर्ष को दर्शाती है। भारत की अपनी पहचान, अपनी परंपराएं वर्सेस आधुनिकता, मॉडर्निटी। हाँ, ये दुविधा तो रही होगी। आज़ादी के बाद ये सवाल बहुत बड़ा था कि भारत का रास्ता क्या हो। क्या हम अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा, अपनी पंचायत व्यवस्था पर आधारित एक सिस्टम बनाएं, या फिर दुनिया में जो आधुनिक लोकतांत्रिक मॉडल्स चल रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म, उन्हें अपनाएं। दो रास्ते थे, बिल्कुल अलग। हाँ, और संविधान निर्माताओं ने, जिनमें ज्यादातर पश्चिमी शिक्षा पाए हुए वकील और बुद्धिजीवी थे, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने एक आधुनिक, सेक्युलर, लोकतांत्रिक गणराज्य, मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का ढांचा चुना। पर क्यों? क्या उन्हें भारतीय परंपराओं पर भरोसा नहीं था? शायद इसके पीछे ये सोच थी कि भारत की जो जबरदस्त विविधता है, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और जो गहरी सामाजिक समस्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रॉब्लम्स, जैसे छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा, उनसे निपटने के लिए एक आधुनिक प्रगतिशील ढांचा ही कारगर होगा। ये भी एक पहलू है। हनुमंतैया की वो वीणा सितार बनाम इंग्लिश बैंड वाली बात इसी दुविधा का प्रतीक है। क्या हमें अपनी पारंपरिक धुन बजानी चाहिए थी, या समय के साथ चलकर एक ऐसा बैंड अपनाना चाहिए था जिसकी आवाज शायद सबको साथ ला सके, भले ही कुछ लोगों को वो अपनी न लगे। तो उन्होंने इंग्लिश बैंड चुना। हाँ, इस उम्मीद में कि ये विविधता को साध सकेगा और देश को आगे ले जाएगा। हो सकता है उन्हें लगा हो कि वीणा या सितार का संगीत मधुर जरूर है, पर शायद वो देश की सभी आवाजों को एक साथ रिप्रेजेंट ना कर पाए। राइट, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। और इसी अभारतीय वाली बहस से जुड़ा है चौथा क्रिटिसिज्म कि हमारा संविधान एक गैर गांधीवादी संविधान, नॉन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है। आलोचकों ने कहा कि इसमें महात्मा गांधी के दर्शन, फिलॉसफी और उनके आदर्शों, आइडियल्स की झलक नहीं मिलती। गांधी जी चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन, शक्ति गांवों तक जाए, ग्राम पंचायतें और जिला पंचायतें शासन की धुरी बने। हाँ, उनका सपना ग्राम स्वराज्य का था। बिल्कुल। लेकिन संविधान ने तो एक मजबूत केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर वाली व्यवस्था बना दी। बिल्कुल उल्टा। हाँ, सेंट्रलाइज सिस्टम अपनाया गया। के हनुमंतैया ने इस पर भी कहा था, ये ठीक उसी तरह का संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। फिर से हनुमंतैया जी, वो काफी मुखर थे। बिल्कुल। और टी प्रकाशम, जो खुद एक गांधीवादी नेता थे, उन्होंने तो इसका दोष सीधे सीधे डॉक्टर अंबेडकर पर मढ़ दिया। अंबेडकर पर? क्यों? उन्होंने कहा कि अंबेडकर गांधीवादी आंदोलन में शामिल नहीं रहे और गांधीवादी विचारों के प्रति उनका विरोध था, इसीलिए संविधान ऐसा बना। ये तो सीधा पर्सनल अटैक जैसा लगता है। हाँ, ये थोड़ा व्यक्तिगत हो गया, लेकिन ये बहस बहुत गहरी और महत्वपूर्ण थी। गांधी जी का मॉडल बॉटम अप था, लेकिन संविधान ने एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाया। पर ऐसा क्यों किया गया? गांधी जी के विचारों को अनदेखा क्यों किया? इसके पीछे कई कारण थे। पहला, देश का बंटवारा भी ताजा था, तो देश की एकता और अखंडता सबसे बड़ी चिंता थी। निर्माताओं को लगा कि एक मजबूत केंद्र ही देश को जोड़े रख सकता है। हाँ, ये डर तो था ही। दूसरा, बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक सुधार, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने थे,
जमींदारी खत्म करनी थी, छुआछूत मिटानी थी, उद्योगों को बढ़ावा देना था। इसके लिए एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता जरूरी लगी। ताकि बदलाव तेजी से आ सकें। हाँ, और तीसरा, जैसा आपने अंबेडकर का जिक्र किया, उनका नजरिया गांधी जी से अलग था। अंबेडकर का मानना था, और उन्होंने ये संविधान सभा में कहा भी, कि भारतीय गांव अक्सर अज्ञानता, संकीर्णता, नैरो माइंडेडनेस और जाति आधारित अन्याय, कास्ट बेस्ड ऑपरेशन के गढ़ होते हैं। ओह, ये तो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के बिल्कुल विपरीत सोच है। बिल्कुल, उन्हें डर था कि अगर सत्ता सीधे गांवों को दे दी गई तो दलितों और पिछड़े वर्गों का शोषण और बढ़ेगा। उन्हें लगा कि एक मजबूत केंद्रीय कानून और व्यवस्था ही इन वर्गों को सुरक्षा और अधिकार दिला सकती है। तो ये गांधीवादी मॉडल और अंबेडकरवादी मॉडल के बीच एक फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। हाँ, एक वैचारिक मतभेद था। संविधान ने अंबेडकरवादी मॉडल को प्राथमिकता दी। हालांकि बाद में 73rd और 74th संशोधन के जरिए पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर गांधीवादी विचार को भी शामिल करने की कोशिश की गई, पर मूल ढांचा केंद्रीकृत ही रहा। ये तो बड़ी दिलचस्प आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी पर्दे के पीछे। खैर, अब आते हैं एक ऐसे क्रिटिसिज्म पर जो दिखने में हल्का लगता है पर है नहीं, संविधान का हाथी जैसा आकार। एलिफेंटाइन साइज। हाँ, ये वाला तो मजेदार है। मजाक में कहा गया है कि हमारा संविधान इतना बड़ा और भारी भरकम है, इतना विस्तृत, डिटेल्ड है कि यह हाथी जैसा लगता है। इसमें कई ऐसी चीजें भी डाल दी गईं जो शायद गैर जरूरी, अननेसेसरी एलिमेंट्स थीं। जैसे घर में स्टोर रूम होता है जहां सालों पुराना सामान भरा रहता है। बिल्कुल। वही सर आइवर जेनिंग्स ने फिर टिप्पणी की कि जो प्रावधान उधार लिए गए वो हमेशा बहुत सोच समझकर नहीं चुने गए, नॉट ऑलवेज वेल सेलेक्टेड, और कुल मिलाकर संविधान बहुत लंबा और जटिल, टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। जेनिंग्स तो पीछे पड़ गए थे लगता है। हाँ, वो बड़े आलोचक थे। और सबसे मजेदार कमेंट तो एचवी कामत का था, जो खुद संविधान सभा के सदस्य थे। हाँ, हाथी वाला। उन्होंने कहा, हमने अपनी सभा के लिए जो प्रतीक, एम्ब्लम और शिखर, क्रेस्ट चुना है वो एक हाथी है। शायद इसी के अनुरूप हमारा संविधान भी दुनिया का सबसे बड़ा बल्कियत संविधान बन गया है। हाँ। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा, मुझे यकीन है सदन इस बात से सहमत नहीं है कि हमें संविधान को हाथी जैसा एलिफेंटाइन बनाना चाहिए। मतलब सिंबल चुना हाथी तो डॉक्यूमेंट भी हाथी जैसा बना दिया। कमाल का ऑब्जर्वेशन था। और ये बात सच है, हमारा संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से है। जब बना था तब इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। और अब तो संशोधनों के बाद और भी ज्यादा फैल गया है। हाँ, लेकिन इस हाथी जैसे आकार के पीछे भी ठोस वजह है। सिर्फ शौक नहीं था लंबा लिखने का। अच्छा, क्या वजह थी? पहली वजह, जैसा हमने पहले भी बात की, भारत की विशालता और विविधता, ज्योग्राफिकल वास्टनेस। इतने सारे धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों, क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों को समेटने की कोशिश की गई। हाँ, ये तो है। दूसरा, ऐतिहासिक कारण, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रभाव, जो खुद एक बहुत लंबा चौड़ा कानून था, उससे काफी कुछ लिया गया, तो साइज बढ़ना लाजमी था। ठीक है। और तीसरा कारण, संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व। डोमिनेंस ऑफ लॉयर्स। वकीलों की आदत होती है हर चीज को बिल्कुल साफ साफ, हर डिटेल के साथ लिखने की, ताकि बाद में इंटरप्रिटेशन में कोई गुंजाइश ना रहे। हाँ, लॉयर्स तो डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे संविधान में सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी मौलिक सिद्धांत ही नहीं लिखे गए, बल्कि डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस यानी विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल कर दिए गए। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी। हाँ, कई देशों के संविधान सिर्फ मूल सिद्धांत बताते हैं, बाकी बातें कानूनों पर छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे निर्माताओं ने शायद सोचा कि नया आजाद हुआ देश है, इतने सारे मतभेद हैं, इतने सारे हित टकराएंगे, तो बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें संविधान में ही साफ कर दी जाए, ताकि भविष्य में भ्रम या मुकदमेबाजी कम हो। बिल्कुल। जैसे आप कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें हर छोटी छोटी बात लिखते हैं ना, ये उसी तरह की सावधानी थी शायद। हाँ, ये बात तो है कि क्लैरिटी के चक्कर में चीजें लंबी हो जाती हैं। और इसी साइज और डिटेल से जुड़ी है आखिरी आलोचना कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। आहा, ये भी एक क्लासिक क्रिटिसिज्म है। क्रिटिक्स का कहना था कि ये इतना ज्यादा कानूनी, लीगलिस्टिक और जटिल, कॉम्प्लिकेटेड है कि आम आदमी तो इसे समझ ही नहीं सकता। इसकी कानूनी भाषा, लीगल लैंग्वेज और शब्दावली, फ्रेजियोलॉजी इसे वकीलों और जजों के लिए तो ठीक बनाती है,
पर आम नागरिक के लिए ये एक भूल भुलैया है। इसीलिए सर आइवर्ट जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा। हाँ, जहां वकील फलें फूलें, क्योंकि हर चीज की व्याख्या के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। इस पर भी सभा में कुछ कहा गया था। हाँ, एच.के. माहेश्वरी ने तो संविधान सभा में यहां तक कह दिया था, ये मसौदा लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाने की प्रवृत्ति रखता है, कम सत्यवादी और सत्य और अहिंसा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के तरीकों का पालन करने की संभावना कम करता है। मसौदा वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। ये मुकदमेबाजी के विशाल रास्ते खोलता है। बाप रे, मतलब संविधान खुद लोगों को झगड़ालू और झूठा बना रहा है, ऐसा कह रहे थे वो? हाँ, उनका इशारा कुछ ऐसा ही था। बहुत गंभीर आरोप था ये। और किसी ने कुछ कहा? हाँ, पी.आर. देशमुख ने, जिन्होंने 1935 एक्ट और हाथी वाले साइज पर भी बोला था, उन्होंने इस पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये संविधान एक लॉ मैनुअल के भारी भरकम संस्करण जैसा लगता है। लॉ मैनुअल जैसा? हाँ, जिसमें बहुत जगह पैडिंग और शब्द जाल है। वो चाहते थे कि संविधान एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज हो, सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट हो, एक धड़कता हुआ जीवन देने वाला दस्तावेज, वाइब्रेटिंग, पल्सेटिंग और लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट हो, ना कि सिर्फ एक सूखी कानूनी किताब। लेकिन वो कह रहे थे कि ऐसा हो न सका और शब्दों के बोझ तले दब गया। ये कुछ वैसा ही है जैसे आजकल टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं ना किसी भी ऐप या सर्विस के, इतने लंबे और जटिल कि कोई पढ़ता ही नहीं, बस आई एग्री पर क्लिक कर देता है। हाँ, ये एनालॉजी सही है। देखिए, ये क्रिटिसिज्म काफी हद तक जायज है। आपको भी लगता है? हाँ, संविधान की भाषा आम बोलचाल की भाषा नहीं है, वो लीगलिस्टिक है, जटिल है। और इसका एक बड़ा कारण वही है, संविधान सभा में वकीलों का दबदबा, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। उन्होंने अपनी भाषा डाल दी। उन्होंने इसे कानूनी सटीकता, लीगल प्रिसिजन और स्पष्टता, क्लैरिटी देने की कोशिश की, ताकि हर शब्द का एक निश्चित मतलब हो, इंटरप्रिटेशन में एम्बिग्युइटी ना रहे, कोई लूप होल ना छूटे। कोर्ट में बहस करते वक्त ये प्रिसिजन बहुत काम आती है। हाँ, वो तो है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इस प्रिसिजन की कीमत चुकानी पड़ती है, एक्सेसिबिलिटी से। भाषा इतनी टेक्निकल और फॉर्मल हो जाती है कि वो आम नागरिक की समझ से परे हो जाती है। तो फिर आम आदमी कैसे समझेगा अपने अधिकार? उसे समझने के लिए विशेषज्ञों, वकीलों, जजों, लीगल स्कॉलर्स की जरूरत पड़ती है। हालांकि ये भी सोचना होगा कि अगर भाषा बहुत सरल और ढीली ढाली होती तो क्या उसकी मनमानी व्याख्या का खतरा नहीं बढ़ जाता? हाँ, ये भी हो सकता था। मतलब हर कोई अपनी तरह से मतलब निकालता। बिल्कुल, क्या उससे और ज्यादा विवाद पैदा नहीं होते? ये एक मुश्किल संतुलन है, कानूनी निश्चितता बनाम आम आदमी की समझ, पब्लिक एक्सेसिबिलिटी। तो निर्माताओं ने निश्चितता चुनी। हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद निश्चितता को ज्यादा महत्व दिया, लेकिन हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि संविधान आम लोगों से थोड़ा दूर जरूर हो गया और वकीलों का स्वर्ग वाली बात में कुछ सच्चाई दिखती है। तो ये थी भारतीय संविधान पर लगाई गई कुछ मुख्य आलोचनाएं। एक बार फिर से गिनाएं तो पहला, ये उधार का संविधान, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, ये 1935 एक्ट की कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। तीसरा, ये अभारतीय, ये भारत विरोधी, अन इंडियन, एंटी इंडियन। चौथा, ये गैर गांधीवादी है, अनगांधियन। पांचवा, इसका आकार हाथी जैसा, एल्फेंटाइन साइज। और छठा, ये वकीलों का स्वर्ग है, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। हमने देखा कि हर आलोचना के पीछे कुछ तर्क थे, कुछ भावनाएं थी, और उनके जवाब में संविधान निर्माताओं के अपने तर्क और अपनी मजबूरियां या प्राथमिकताएं थीं। बिल्कुल, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी संविधान का, खासकर भारत जैसे विशाल और विविध देश के संविधान का आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन हमेशा होता रहना चाहिए। ये कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसकी व्याख्या समय के साथ बदलती है, जिसमें जरूरत के हिसाब से संशोधन होते हैं। इन आलोचनाओं को समझने से हमें न सिर्फ संविधान की ताकत और कमजोरियों का पता चलता है, बल्कि ये भी समझ आता है कि किन परिस्थितियों में ये बना था। हाँ, किन ऐतिहासिक परिस्थितियों, किन बहसों और किन चुनौतियों के बीच इसका निर्माण हुआ था। ये हमें इसके वर्तमान और भविष्य को समझने में भी मदद करता है। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 4, Salient Features of the Constitution of Indian Polity. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad, Jai Hind.